हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की साइंस की दूसरी क्लास है और आज हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में, ठीक है, एलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि घर्षण बल निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल हमारा किस पे निर्भर करता है? तल के क्षेत्रफल पर, तल के प्रकृति पर, तल के आयतन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल जो हमारा होता है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति इन द सेंस नहीं, मतलब कि प्रकृति चिकना होने चाहिए या फिर खुरदरा होना चाहिए। ठीक है, तो चिकने सतह पे घर्षण बल हमारा कम काम करता है। ठीक है, चिकने सतह पे घर्षण बल हमारा कम काम करता है, लेकिन खुरदरे सतह पे घर्षण बल हमारा अच्छे से काम करता है। ठीक है, घर्षण होता क्या है? ठीक है, तो घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। ठीक है, जो हमेशा अपेक्षित गति का विरोध करते हुए विपरीत दिशा में लगता है। इसी के कारण हम चल पाते हैं। तो देखिए, घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। जैसे कि जब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, तो घर्षण बल हमारा किस की तरफ? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, और इसी के कारण हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो, ठीक है, या फिर कैसा भी क्षेत्रफल हो, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? तल के प्रकृति पर। ठीक है, प्रकृति क्या? प्रकृति मैंने अभी बताया कि अगर चिकना सतह है, ठीक है, तो चिकना सतह या फिर खुरदरा सतह, तो सबसे आसान चलना किस पे रहेगा? खुरदरा सतह पे। चिकना सतह पे भी चलना है, लेकिन इस पे थोड़ा हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, लेकिन खुरदरा सतह पे हम आसानी से चल सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण सर्कस दिखाने वाला कई ईंटों को एक ही बार में तोड़ देता है? सर्कस दिखाने वाला क्या करता है कि एक ही साथ में कई ईंटों को क्या करता है कि ऐसे रखता है और बीच से तोड़ देता है। या फिर हम लोग देखते होंगे कि अगर हम कोई हथौड़ी ले रहे हैं, ठीक है, हथौड़ी ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हथौड़ी हो गया, तो हम हथौड़ी से तोड़ना क्यों आसान होता है? क्योंकि हथौड़ी का यही वाला भाग क्या होता है? वजनदार होता है। बाकी ये तो हल्का होता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स, इस पे क्या करता है? बहुत ज़्यादा फोर्स काम करता है। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे किसी ईंटे को मार के तोड़ना है, ठीक है, तो एक तो तुम्हारा इसका वजन, ठीक है, इसका वजन, और एक तुम्हारे हाथ का वजन, तो बहुत ज़्यादा फोर्स कहाँ काम करेगा? ईंटे पे काम करेगा। ठीक है, जिससे कारण ईंटा आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, वही वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर्कस दिखाने वाला कई ईंटों को एक ही बार में कैसे तोड़ देता है? ठीक है, तो आवेग के कारण। ठीक है, क्या करता है? आवेग के कारण। वही जो हथौड़े वाला जो वो होता है, नियम होता है, वही क्या करता है? सर्कस दिखाने वाला भी प्रयोग करता है। ठीक है, देखिए आवेग क्या होता है कि बहुत बड़ा बल कम समय के लिए, बहुत बड़ा बल कम समय के लिए किसी वस्तु पर काम करता है, तो उसे आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है कि बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आई मतलब इम्पल्स, ठीक है, एफ मतलब फोर्स, और टी मतलब टाइम। ठीक है, तो जब भी बहुत ज़्यादा बल किसी भी वस्तु पर अगर काम करेगा, तो वह वस्तु क्या होगी? आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि वृत्तीय गति कर रहे हैं, ठीक है, वृत्तीय गति कर रहे किसी वस्तु का वेग किस बल के कारण स्पर्श रेखा की ओर कार्य करता है? ठीक है, अगर कोई वृत्तीय गति कर रही है तो इस पे कौन सा बल काम कर रहा है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अभिकेंद्र बल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं। अभिकेंद्र बल किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को क्या होता है कि अगर हम वृत्तीय पथ पे घुमाना चाह रहे हैं, तो एक बल की आवश्यकता होगी, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, ये हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। मतलब अगर हम केंद्र से बल लगाएंगे तो ये क्या होगा? हमारा वृत्तीय पथ पे कार्य करेगा। अगर बल का मान कम होगा तो वस्तु वृत्तीय पथ पर नहीं घूमेगी। ठीक है, अगर इस बल का अभिकेंद्र बल का मान कम कर देंगे तो वस्तु हमारा क्या होगा कि वृत्तीय पथ पर घूमना
बंद कर देगी। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल क्या करता है कि वृत्तीय पथ पर घुमाने, किसी वस्तु को घुमाने के लिए किस बल द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, अभिकेंद्र बल काम करता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल वैसा बल जो केंद्र के बाहर कार्य करता है। ठीक है, केंद्र के बाहर कार्य करता है अपकेंद्र बल। ठीक है, केंद्र के क्या होता है, बाहर की तरफ। अभिकेंद्र बल क्या था कि केंद्र के अंदर की कार्य कर रहा था। ठीक है, ठीक है, लेकिन अपकेंद्र बल क्या करता है कि केंद्र के बाहर कार्य करता है। अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल क्या करता था कि केंद्र की तरफ लगता था। ठीक है, अभिकेंद्र बल कहाँ लगता था, केंद्र की तरफ लगता था, लेकिन अपकेंद्र बल क्या करता है कि केंद्र के बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है, अगर हम लोग वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन क्या करता है कि जब इसमें कपड़ा डालते हैं तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा चलता है वह सरफेस पे घूमता है। ठीक है, ना कि बीच में घूमता है। कहाँ घूमता है, सरफेस पे घूमता है। वही हम दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो दूध से मक्खन निकालने के लिए हम लोग बस बीच में घुमाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि बीच में घुमाते हैं, और मक्खन क्या होता है हमारा, किनारे किनारे बैठ जाता है। तो वो किस कारण से निकलता है, अपकेंद्र बल के कारण निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा कोई वस्तु एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर चक्कर पूरा कर ले क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, कि वह न्यूनतम वेग जिसके कारण कोई वस्तु एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर चक्कर पूरा कर ले क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोणीय वेग कहलाता है, या फिर क्रांतिक वेग कहलाता है, या उपरोक्त दोनों। देखिए यहाँ पे क्रांतिक वेग और कोणीय वेग में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्रांतिक वेग क्या कहता है कि क्रांतिक वेग है कि मतलब कि इस वेग से, मतलब कि अगर जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पे घुमा रहे हैं तो यह एक वेग होता है। ठीक है, यह एक वह न्यूनतम वेग है, मतलब कि वह न्यूनतम वेग है जिसके कारण कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं कि एक बाल्टी लेते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी को लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। तो अगर हम इस बाल्टी को धीरे घुमाएंगे, ठीक है, अगर इस बाल्टी को हम धीरे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये पानी गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही हम उस न्यूनतम वेग को पकड़ लें, ठीक है, उस न्यूनतम वेग को पकड़ लें जहाँ से मतलब ये बाल्टी तेजी से भी घूमे और ना ही धीमे घूमे। ठीक है, बाल्टी क्या करे कि न ज़्यादा तेजी से घूमे और ना ही ज़्यादा क्या हो के न धीरे घूमे। तो मतलब कि वह न्यूनतम वेग अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो यह बाल्टी क्या होगी, आसानी से वृत्तीय पथ पर घूम पाएगी। ठीक है, तो अगर हम वह न्यूनतम वेग प्राप्त कर लें तो यह बाल्टी हमारा क्या होगा कि आसानी से वृत्तीय पथ पे घूम जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रांतिक वेग क्या कहते हैं। ठीक है, और कोणीय वेग आइए हम कोणीय वेग समझ लेते हैं कि कोणीय वेग क्या कह रहा है। कोणीय वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग हम लोगों ने समझ लिया, अब कोणीय वेग समझते हैं। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या होता है कि किसी वृत्तीय पथ पर थीटा डिग्री घुमाने के लिए लगे समय को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कि ये वृत्तीय पथ हो गया। ठीक है, और हमको यहाँ से यहाँ तक घुमाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक घुमाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो हमको इतना ही घुमाना है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। ठीक है, मतलब कि ओमेगा क्या कह रहा है कि थीटा डिग्री घुमाने के लिए लगे समय को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो थीटा डिग्री मान लो कि ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री हो गया और इसको हम लोगों ने कितने 30 सेकंड में घुमा लिया। ठीक है, तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान हो जाएगा थीटा बाई 3। थीटा बाई 3, तो क्या हो जाएगा कि 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि सरल आवर्त गति के दौरान अंतिम छोर अर्थात किनारे पर स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल आवर्त गति, जब हम जैसे कि होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक वस्तु एक, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे हमारा एक हैंगर हो गया,
इस पे एक वस्तु धागे से बांध करके एक पत्थर को लटका दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल आवर्त गति क्या होता है कि ये पहले यहाँ जाएगा, ये पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा। मतलब कोई पिंड एक ही रास्ते पे अगर बार बार गति कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि सरल आवर्त गति में अंतिम छोर अर्थात किनारे पर स्थितिज ऊर्जा, अंतिम छोर यानी कि इस छोर पर, अंतिम छोर पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इस छोर पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, और भी हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पे अधिकतम होता है, हाँ, और किसका किसका मान यहाँ पे अधिकतम होता है। ठीक है, सरल आवर्त गति मैंने बताया कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु पर इधर उधर अपने गति को बार बार दोहराए तो ऐसे गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अंतिम छोर पर जब हम लोग बात कर रहे थे कि अंतिम छोर पर क्या क्या होता है, तो ये हो गया हमारा पेंडुलम, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो अंतिम छोर पर, ठीक है, अंतिम छोर पर क्या होता है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन सबसे अधिक होता है अंतिम छोर पर। ठीक है, विस्थापन हमारा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, विस्थापन मतलब कि जैसे कोई वस्तु अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या हो रहा है, वस्तु में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वही वस्तु अगर ऐसे करके जा रही है तो उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन मतलब एक दिशा में होता है। ठीक है, विस्थापन कैसे होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, तो सीधी दिशा में। अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, तो विस्थापन कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है। विस्थापन कहाँ क्या हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है। ठीक है, वही हम लोग देखिए अगर त्वरण की बात कर रहे हैं तो त्वरण क्या होता है कि स्पीड बढ़ता है। ठीक है, जो स्पीड बढ़ता है तो उसको, जब स्पीड बढ़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण यानी कि यहाँ से जब ये वस्तु छोड़ेंगे इसको तो यहाँ से स्पीड ज़्यादा रहेगी तो त्वरण क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, और बल भी यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे बल भी अधिकतम कार्य करेगा। बल क्या करेगा, अधिकतम कार्य करेगा। जो हमारा क्वेश्चन था स्थितिज ऊर्जा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, तो स्थिर है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कहाँ अधिक होगा, कि अंतिम छोर पे स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। वेग क्या कह रहा है कि वेग क्या होगा, शून्य होगा। वेग क्या होगा, शून्य होगा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब आता है कि सेम चीज़ अगर मध्य बिंदु पे काम करे। ठीक है, सेम चीज़ अगर मध्य बिंदु पे काम करे, मध्य बिंदु मतलब कि इस पॉइंट पे। ठीक है, सेम चीज़ अगर इस बिंदु पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर मध्य बिंदु पे काम करे तो मध्य बिंदु पे क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, अधिकतम था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। वेग क्या होगा, वेग यहाँ पे अधिकतम रहेगा, सबसे ज़्यादा वेग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेग मध्य पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को यहाँ से छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वेग कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेग यहाँ पे हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ रहेगी, मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवर्तकाल पूरा करने के बाद विस्थापन शून्य रहता है। ठीक है, लेकिन दूरी क्या होती है, आयाम की कितनी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कोई है, ऐसे रस्सी से बांध के कोई पिंड लटका दिया गया है, तो ये वह पिंड पहले यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो ये 4 चरण इसमें पूरा किया, 1 2 3 और 4। तो जब ये वापस यहाँ पे आता है तो एक आवर्तकाल पूरा होता है। ठीक है, एक आवर्तकाल पूरा होता है। और इस यहाँ पे एक पॉइंट को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। एक पॉइंट को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, तो कितने आयाम हो जा रहे हैं, आप ही काउंट करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट करिए कितने आयाम हो जा रहे हैं, 1 2 3 और 4। मतलब ये एक बार इधर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ एक आयाम हुआ,
फिर यहाँ बीच में आया तो 2 आयाम हो गया, फिर यहाँ लास्ट में गया तो 3 आयाम हो गया, और यहाँ गया तो 4 आयाम हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक जो आवर्तकाल होता है, यहाँ से मध्य बिंदु से एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो एक आवर्तकाल पूरा हो गया। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवर्तकाल कितने आयाम के बराबर होता है, तो हमारा 4 आयाम के बराबर होता है। ठीक है, इसको एक कंपन या फिर दूरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक आवर्तकाल कितने आयाम के बराबर होता है, 4 आयाम के बराबर होता है। ठीक है, अब उसका राइट ऑप्शन तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आवर्तकाल पूरा करने के बाद वस्तु का विस्थापन तो शून्य रहता है, लेकिन आयाम क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, अगर हम कोई, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि विस्थापन क्या होता है, कि अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जा रही है तो वस्तु विस्थापित हो रही है, लेकिन अगर वही वस्तु फिर वापस आ जा रही है तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी इसकी, जैसे कि 4 किलोमीटर चल रहा है तो दूरी क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या होता है। ठीक है, लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल का मान क्या होता है, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आएंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने झूला झूला होगा। ठीक है, तो अगर आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप खड़ा होकर झूला झूलेंगे, ठीक है, इस पे अगर खड़ा होकर झूला झूलेंगे, ठीक है, तो ये धीरे कम गति करेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा गति नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर आप बैठ के अगर झूला झूलेंगे, ठीक है, वही चीज़ अगर आप इस झूले पे झूलते हैं और बैठ के झूला झूलते हैं, ठीक है, आपका पैर नीचे की तरफ लगता है, तो आपका क्या हुआ, लंबाई बढ़ गया है। ठीक है, लंबाई बढ़ गया है, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लंबाई जो होता है क्या होता है, आवर्तकाल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग देखें, ठीक है, तो लंबाई क्या होता है, आवर्तकाल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी समानुपाती अंडर रूट यल। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, समानुपाती है किसके, यल के। मतलब कि अगर लंबाई बढ़े, अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है, वहीं अगर जी का मान हम लोग देख लेते हैं। जी क्या कह रहा है कि टी बराबर 1/g। ठीक है, जी हमारा क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जी हमारा क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो टी व्युत्क्रमानुपाती 1/g, यानी कि बटे में है, यानी कि अगर जी का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो आवर्तकाल घट जाएगा, और आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो जी का मान घट जाएगा, यानी ये उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आवर्तकाल, लंबाई की बात करें तो आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है, और जी के गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग, क्वेश्चन यही कह रहा है कि लंबाई बढ़ने पे आवर्तकाल का मान क्या होता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ेगी यानी कि टी समानुपाती क्या, यल, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल का मान भी क्या होगा, आवर्तकाल का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, और लंबाई घटेगी, ठीक है, तो आवर्तकाल का भी मान घटेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस मान के बढ़ने या घटने से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बढ़ने या फिर घटने से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवर्तकाल का प्रभाव किससे पड़ता है, लंबाई पे। आवर्तकाल का प्रभाव किस पे पड़ता है, लंबाई से। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आवर्तकाल के होता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, आवर्तकाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा कि यल बाई जी, यानी कि ये नीचे है। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती,
तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, मतलब किस स्थिति में आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल अनंत होने का मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वस्तु क्या होगी, हमेशा घूमती रहेगी। ठीक है, वस्तु हमेशा घूमती रहेगी, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल अनंत कब हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल अनंत हमारा कब हो जाएगा, जब जी का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, जी का मान शून्य हो जाएगा। आप ही सोचिए कि जब जी हमारा क्या कहता है, जब क्या होता है, जी का मान क्या होता है कि बढ़ता है, तो आवर्तकाल हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, लेकिन जब जी का मान ही हमारा शून्य हो जाएगा, जी का मान ही हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमेशा। और जब इसको क्या हो जाएगा कि मान इसका बढ़ जाएगा, आवर्तकाल का मान। यानी कि कहने का मतलब कि अगर जी का मान हम बढ़ाते हैं, जी का मान अगर बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल का मान घट जाता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर जी का मान हम घटाते हैं तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये घटने के साथ साथ अगर जीरो हो गया तो आवर्तकाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जी का मान शून्य होने पर आवर्तकाल का मान अनंत हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।